30 नवंबर 2022 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में कुछ ऐसा होता है जिसके बाद से दुनिया का एआई को देखने का नज़रिया पूरी तरह से बदल जाता है। इस दिन ओपन एआई कंपनी अपना चैट जीपीटी 3.5 पब्लिकली रिलीज़ कर देती है। अब ऐसा नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को दुनिया पहली बार देख या यूज़ कर रही थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक क्लासिक एग्जांपल हमें 28 साल पहले माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में देखने को मिलता था। ये बहुत ही इनफेमस और अनोइंग ऑफिस असिस्टेंट था जिसे हम क्लिपी के नाम से भी जानते थे। ये यूज़र के बिहेवियर और इनपुट को ऑब्जर्व करता था और उसी के अकॉर्डिंग सजेशन देता था, जैसे कि अपनी फाइल सेव कर लो एंड एक्सेट्रा। लेकिन इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत एक्चुअली होती कैसे है। अब वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, लेकिन दोस्तों मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस तरह एक्सप्लेन करूं कि उससे हर कोई रिलेट कर पाए और इजीली समझ सके। वैसे तो 18वीं सदी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर्स की मैथमेटिकल फाउंडेशन रखी जा चुकी थी, जिसे हम बूलियन अलजेब्रा और डिमॉर्गन लॉ के नाम से भी जानते हैं। ये मैथमेटिक्स की दो ऐसी ब्रांचेस है जिनके बिना हम आज के डिजिटल कंप्यूटर को इमेजिन भी नहीं कर सकते। लेकिन इससे भी पहले एंशिएंट ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने लॉजिक्स और रीजनिंग के बारे में दुनिया को बता दिया था। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पर स्क्रीन में 3 स्टेटमेंट देख सकते हैं। तीसरी स्टेटमेंट में हमें साफ पता चलता है कि हम ऊपर की 2 स्टेटमेंट से लॉजिक के थ्रू ये देख सकते हैं कि ऑल्टो कार के 4 टायर होते हैं। इसी तरह के लॉजिक स्ट्रक्चर्स आगे जाके फाउंडेशन बनते हैं बूलियन लॉजिक जैसे कॉन्सेप्ट्स के, जिसकी बात अभी हमने पहले करी थी। अब 19वीं सदी की शुरुआत में चार्ल्स बाबेज ने एक एनालिटिकल इंजन डिज़ाइन कर लिया था, जो कि एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। हालांकि ये कभी पूरा बन नहीं पाया, लेकिन अब इसके बाद से कंप्यूटेशन और भी ज़्यादा सीरियस और फॉर्मल होने लगी थी। ईयर 1940 के आते आते अब कंप्यूटर्स यहाँ पर मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल शिफ्ट हो चुके थे। साल 1950 एक फेमस ब्रिटिश साइंटिस्ट एलन ट्यूरिंग एक आर्टिकल पब्लिश करते हैं जिसका नाम होता है कैन मशीन थिंक। दुनिया में कई लोग इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फाउंडेशन भी मानते हैं। एलन ट्यूरिंग अपने इस कॉन्सेप्ट को प्रूव करने के लिए एक टेस्ट भी रखते हैं जिसे ट्यूरिंग टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस टेस्ट में जज को एक आइसोलेटेड प्लेस में बैठना होता है और उसको ह्यूमन और कंप्यूटर से इंटेरोगेशन करना होता है। अगर वो ये नहीं बता पाता कि कौन सा आंसर मशीन का है और कौन सा ह्यूमन का, इसका मतलब जो ट्यूरिंग टेस्ट है वो पास हो चुका है। वैसे तो कई कंप्यूटर साइंटिस्ट इस टेस्ट को बहुत ही एब्सर्ड और बेतुका मानते हैं, लेकिन फिर भी इस कॉन्सेप्ट को आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ओरिजिन समझा जाता है। अब 1956 में आते हैं कंप्यूटर साइंटिस्ट जॉन मैककार्थी। जॉन ही वो साइंटिस्ट है जिन्होंने पहली बार एआई आर्टिफिशियल वर्ड का यूज़ किया था। इन्होंने कंप्यूटर लैंग्वेज लिस्प को भी इन्वेंट किया था, जो कि आने वाले कई सालों तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डेवलपमेंट में यूज़ होती रही। 1956 में जॉन एक एआई वर्कशॉप अरेंज करते हैं जिसमें वो टॉप साइंटिस्ट को बुलाते हैं और यहाँ पर शुरुआत होती है एक्चुअल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। 60 के दशक में एलिजा नाम का एक चैटबॉट MIT के स्टूडेंट द्वारा बनाया जाता है। ये एक ऐसा चैटबॉट था जो कि एक फिजियोथेरेपिस्ट की तरह बिहेव करता था। ये आप ही के क्वेश्चन को आंसर में कन्वर्ट करके ऐसा फील कराता था कि आप किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं। अब साल 80 के दशक में हमें बहुत बड़ा मेजर ब्रेक थ्रू देखने को मिलता है जिसे हम न्यूरॉन नेटवर्क के नाम से जानते हैं। काफ़ी साल पहले 1943 में वॉल्टर पिट्स, जो कि एक कंप्यूटेशन न्यूरोसाइंस पर काम कर रहे थे, वो एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन का एक मैथमेटिकल मॉडल प्रपोज करते हैं। आज के एआई वर्ल्ड में न्यूरॉन नेटवर्क बहुत ही बड़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं और ये दुनिया का पहला आर्टिफिशियल न्यूरॉन बनता है। एक्चुअली ये एक सिमुलेटर था ब्रेन सेल का, जो कि खुद से डिसीजन ले सकता था। एग्जाम्पल के लिए न्यूरॉन के पास बहुत सारे ऑन ऑफ स्विचेस हैं। अगर जो स्विचेस है वो ज़्यादा ऑन वाले होते हैं तो ये अपने आप को एक्टिव रखेगा, और अगर ये नहीं होते तो अपने आप को ऑफ रखेगा। अब इसमें ये मत समझना कि ये सारी जो रिसर्च है ये किसी कंप्यूटर पे की गई थी। ये एक्चुअली सिर्फ एक पेपर वर्क था जो कि फाउंडेशन बनता है आगे एक्चुअल में जो डिजिटल न्यूरॉन नेटवर्क हमें देखने को मिलता है। ये कॉन्सेप्ट बनता है कि बाइनरी सिस्टम को 0-1 को हम एक्चुअली कन्वर्ट कर सकते हैं ब्रेन सेल्स के इसी सिमुलेटर की तरह। अब न्यूरॉन नेटवर्क की सही कंप्यूटर पे इम्प्लीमेंटेशन हमें देखने को मिलती है 1986 में, जिसे हम बैक प्रोपागेशन भी कहते हैं। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें इंफॉर्मेशन को बैकवर्ड यानी कि पीछे की तरफ भी पास किया जा सकता है।
मतलब कंप्यूटर अपने न्यूरॉन नेटवर्क की मदद से बैकवर्ड जाकर ये चीज़ चेक कर सकता है कि कौन सा कनेक्शन रिस्पॉन्सिबल था रॉन्ग आंसर के लिए, और उन सभी रॉन्ग कनेक्शंस को वेट करके सही आंसर गेस कर सकता है। बैक प्रोपगेशन कुछ इसी तरह है कि अगर आप एक ऑब्जेक्ट पर 100 बार एम करेंगे तो आपका निशाना कुछ टाइम बाद अपने आप एक्यूरेट होने लग जाएगा, क्योंकि आपका ब्रेन बैक प्रोपगेशन से ये समझने लग जाता है कि किस एंगल से निशाना लगाना गलत होगा। अब 80s का ये वो दौर है जब पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर रिसर्चेस तो बहुत हो रही थी, लेकिन एआई अभी तक सिर्फ एक हाइप बना हुआ था। मतलब ये सिर्फ एक रिसर्च तक ही लिमिटेड था, दुनिया को इसका कोई डायरेक्ट फ़ायदा या कोई वैल्यू नहीं दिखाई दे रही थी। और इसी अर्ली 90s के टाइम को हम एआई विंटर के नाम से भी जानते हैं। लेकिन 90s के बाद से हमें एआई को लेकर काफ़ी सारे इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिलते हैं। एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम्स, कंप्यूटर हार्डवेयर बहुत ज़्यादा मैच्योर हो जाते हैं। अब 90s में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सब फील्ड में बढ़ चुका था, जैसे कि मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स वगैरह। लेट 90s में हमें इसके एप्लीकेशंस भी देखने को मिलते हैं, जैसे हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, स्पैम फिल्टरिंग वगैरह। एआई की एक सिंबॉलिक विक्ट्री हमें 1997 में भी देखने को मिलती है, जब IBM के सुपर कंप्यूटर ने वर्ल्ड क्लास चेस चैंपियन गैरी कैस्पेरो को हराया था। The bishop can easily fall victim to what we call an overload tactic. Look, Kasparov, after the move C4, has resigned. अब 21वीं सदी में यहाँ पर टाइम आता है डीप लर्निंग का। अब यहाँ पर कंप्यूटर पहले से बहुत ज़्यादा फास्ट हो चुके थे और इंटरनेट पे लार्ज डेटा सेट अवेलेबल था प्रोसेसिंग के लिए। इसी दशक में शुरुआत होती है बिग डेटा और वेब माइनिंग की। बिग डेटा का यहाँ पर मतलब है एक ऐसा डेटा जो कि डायनामिक है और बहुत तेज़ी से अपडेट हो रहा है, जैसे कि फेसबुक के लाइक्स, कमेंट्स, गूगल पर किए गए मिलियंस ऑफ सर्च। अब यहाँ पर माइनिंग का मतलब है इस लार्ज डेटा सेट्स में से यूज़फुल इंफॉर्मेशन निकालना। आगे जाकर 2012 में हमें डीप न्यूरल नेटवर्क का एक एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता है, जब YouTube के कुछ रिसर्चर्स YouTube की 1 मिलियन यानी कि 10 लाख इमेजेस के साथ एक न्यूरल नेटवर्क को ट्रेन करते हैं। Scientists at Google's X Lab are at it again. They have developed a massive artificial brain by connecting 16,000 processors and programmed it to identify objects on its own, including cats. The computer was shown 10 million YouTube cat videos from which it was able to identify our feline friends 75% of the time. साल 2017 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हमें इसी साल देखने को मिलता है। गूगल के 8 रिसर्च साइंटिस्ट वो एक ट्रांसफॉर्म नाम का रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं। मेन रिसर्चर्स में से इंडियन ओरिजिन के कंप्यूटर साइंटिस्ट आशीष वासवानी भी हैं। ये एक ऐसा अटेंशन मैकेनिज्म है जिसमें सेंटेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स पर फोकस दिया जाता है, जिसे सेल्फ अटेंशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए सेंटेंस आई सॉ डॉग इन द पार्क, इसमें मॉडल आई एंड डॉग को ज़्यादा अटेंशन देगा रादर देन सॉ। ट्रांसफॉर्मर मॉडल इसके लिए मल्टीपल लेयर का यूज़ करता है। यही ट्रांसफॉर्मर मॉडल गूगल और चैट जीपीटी को पावर करता है। 30 नवंबर 2022 को ओपन एआई कंपनी अपना चैट जीपीटी 3.5 वेबसाइट के थ्रू पब्लिकली रिलीज़ कर देती है। रिलीज़ के बाद सिर्फ 20 महीने के अंदर चैट जीपीटी के 10 करोड़ यूज़र्स क्रॉस कर जाते हैं, जहां फेसबुक और टिकटॉक जैसी दिग्गज कंपनीज को ये माइलस्टोन पाने के लिए 1 से 4 साल लग गए थे। चैट जीपीटी के रिलीज़ के बाद एआई वर्ल्ड में सब कुछ इसलिए बदल जाता है क्योंकि इससे पहले एआई को यूज़ करने के लिए आपको कोडिंग या फिर एपीआई की नॉलेज होनी चाहिए थी, या फिर एआई का एक्सेस कुछ बड़ी कंपनीज़ की लैब में या फिर रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में अवेलेबल था। आज के टाइम में दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तरीके से हमारे लाइफस्टाइल के साथ इंटीग्रेट हो चुका है। आप चाहे अमेज़न पे शॉपिंग कर रहे हो, चाहे आप नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे वीडियोस देख रहे हो, आपका एक सिंगल क्लिक या स्क्रॉल कहीं ना कहीं उसी न्यूरल नेटवर्क का एक इनपुट है। तो दोस्तों ये थी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अब तक की पूरी कहानी, और अभी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना आगे जाएगा ये कोई नहीं जानता। वो दिन बहुत अजीब होगा दोस्तों जब हमें एआई और इमोशन का कॉम्बिनेशन मशीन्स में देखने को मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।